Hello everyone and welcome to Education Achievers. Today we are going to discuss about Bloom's Taxonomy. Bloom's Taxonomy ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके UGC नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली पूछा जाता है, बट अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें भी आता है। ओके और अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम के अलावा किसी और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली CTET जैसे KVS या NVS या DSSB, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें बेसिकली 3 डोमेन की बात की जाती है, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। अब इन तीनों डोमेन का क्या मतलब है और इन तीनों डोमेन को और कितने लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है। इसके साथ साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आज हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से इमेजेस की हेल्प से, पिक्चर्स की हेल्प से, बहुत ही इजी एग्जांपल्स की हेल्प से समझने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सिर्फ रटना नहीं है, इसके लेवल्स के सीक्वेंस को ही याद नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी इन सारे ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जैसे कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इन सब की डीप अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, उसके साथ साथ NTA क्या कर रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कोई भी एक सिचुएशन दे देंगे और उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि बताइए कि इस सिचुएशन में आप कौन सा जो है डोमेन रखोगे, या फिर नॉलेज के अंदर आएगा ये, या फिर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आएगा, या फिर एनालिसिस के अंदर आएगा। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जिसको आज हम समझने वाले हैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी यूनिट्स कवर करा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। बस 1-2 टॉपिक ही बाकी हैं, उसके बाद हम रिसर्च और कम्युनिकेशन इसको भी स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ पेपर 2 की जो यूनिट्स हैं उनको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप दिसंबर वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। कम से कम 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। अगर आप सच में फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको पूरे सिलेबस को कवर करना होगा, और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि आपको यूनिट वाइज पूरा सिलेबस कवर करवा सकूँ। ओके, इसलिए आप ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लूम के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि एक पूरी कमेटी थी, उसमें मेंबर्स थे, उनके द्वारा इस पूरे क्लासिफिकेशन को तैयार किया गया था। बट क्योंकि ब्लूम उसके चेयरमैन थे, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर ही पड़ा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्योंकि जो ब्लूम हैं, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वही उसके चेयरमैन थे, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पड़ा। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या? जैसे किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका पर्पस है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या फिर PhD करना, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो किसी भी काम को अगर हम एक उद्देश्य के साथ या ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं और तब उस काम को करते हैं, तो उसके पूरा होने के, उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो वहाँ पर हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो इसी तरीके से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बात करता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या हमारा पर्पस है जो पढ़ाई के द्वारा, टीचिंग के द्वारा हम बच्चों में डेवलपमेंट कर सकें। जैसे कि एजुकेशन को कहा जाता है कि एजुकेशन का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। उसी तरीके से हमारी टीचिंग और लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको क्लासीफाई किया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर, जिसमें बताया गया कि हम जो है ना अलग अलग टाइप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि बेसिक से नॉलेज एंड कम्प्रिहेंशन, यानी कि बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल की तरफ चलकर अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी लर्निंग ज़्यादा बेटर होगी। तो हमें अगर बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं, तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है,
और जो टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होते हैं, हासिल होते हैं। तो इसीलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को दिया गया ताकि टीचिंग को और लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब आई थी तो ये 1956 में आई थी, ठीक है। और जो पेपर था, जो ब्लूम के द्वारा लिखा गया पेपर था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें इसको पब्लिश किया गया था 1956 के अंदर। बट उसके बाद 2001 में इसमें चेंज किया गया, इसको रिवाइज किया गया। 1956 में क्या था, 1956 में ये नाउन फॉर्म थी, ये जितना भी था ये नाउन फॉर्म में था। उसके बाद 2001 में इसको वर्ब फॉर्म में लाया गया। ये आप आगे अभी जानोगे किस तरह से नाउन था और किस तरह से वर्ब किया गया। ओके, यानी कि पैसिव प्रोसेस से उसको एक्टिव प्रोसेस में चेंज किया गया। पहले नाउन फॉर्म जो था वो पैसिव प्रोसेस था, लेकिन ये देखा गया है कि जो लर्निंग है और टीचिंग है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए उसमें रिवाइज किया गया उसको। ओके, 2001 में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस 3 लर्निंग डोमेन्स। इसमें 3 डोमेन की बात की जाती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जिनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये तीनों डोमेन होते क्या हैं। व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी? गांधी जी ने, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, गांधी जी ने कहा था कि जो हमारी टीचिंग और लर्निंग है उसका पर्पस होना चाहिए बच्चे का हैंड, हार्ट और हैंड को डेवलपमेंट करना। हेड, हार्ट और हैंड को डेवलपमेंट करना। हेड मतलब उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए, बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके, ठीक है, मानसिक विकास हो सके, उसकी बुद्धि का विकास हो सके। उसके साथ साथ उसके हार्ट का विकास हो सके, यानी कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास हो सके, उसका भावनात्मक विकास हो सके। और तीसरा हैंड, यानी कि हैंड की भी उन्होंने बात की कि बच्चे को स्किल्स दी जाएं ताकि उन स्किल्स के बेस पर वो आगे अपनी जीविका चला सके। तो इन 3 H की बात की गई थी गांधी जी के द्वारा कि बच्चे का हेड, हार्ट और हैंड को डेवलपमेंट किया जाए टीचिंग और लर्निंग के दौरान। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी इन तीनों ही H की बात की गई है। हेड मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट या डोमेन, हार्ट मतलब अफेक्टिव डोमेन और हैंड मतलब साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो कोग्निटिव डोमेन का क्या मतलब है, नॉलेज बेस्ड, जिसमें बच्चे की नॉलेज को बढ़ाया जाएगा, नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाएगा, इस तरह से उसको पढ़ाया जाएगा ताकि उसकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। अफेक्टिव डोमेन का क्या मतलब है, इमोशन बेस्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया, इमोशन बेस्ड यानी कि अफेक्टिव, यानी उसके एटीट्यूड, वैल्यूज़, उसके इमोशन, उसका भावनात्मक विकास किया जाए। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, जो कि किसकी बात करता है, हैंड की बात करता है, यानी एक्शन बेस्ड, बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएं ताकि वो खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके और वो उसके अंदर स्किल का भी डेवलपमेंट हो सके। इन सारी चीज़ों की बात करता है साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या हुआ, गांधी जी ने कितने H की बात की, 3 H की बात की, जिसमें आता है हमारा हेड, हार्ट एंड हैंड। और उसी तरीके से ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसको क्या नाम दिया गया, हेड को कोग्निटिव डोमेन कहा गया, हार्ट को अफेक्टिव डोमेन कहा गया और हैंड को साइकोमोटर डोमेन कहा गया। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब आगे जो ये 3 डोमेन हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इनका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। कोग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज को इंक्रीज़ करना, जिसमें कि बच्चे की नॉलेज को बढ़ाया जाता है, ज्ञान को बढ़ाया जाता है। तो कॉग्निटिव मतलब नॉलेज से रिलेटेड है, व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है, बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना। साइकोमोटर क्या होता है, साइकोमोटर से आप याद रखना, मोटर मतलब एक्टिविटीज़, यानी स्किल डेवलपमेंट करना, हाउ वी डू, किस तरह हम चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, स्किल डेवलपमेंट, ये सब आता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी ग्रोथ इन फीलिंग और इमोशनल एरियाज, यानी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए उसको, ठीक है, ताकि कोई उसका क्रिटिसिज्म करता भी है तो वो एकदम से परेशान ना हो, उसके एटीट्यूड का विकास किया जाए, उसके वैल्यूज़ का विकास किया जाए, हाउ वी फील, ठीक है, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकें, इस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएं कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सके। इन तीनों की बात की गई है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर हैं, इनको भी अलग अलग
कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कॉग्निटिव में क्या आता है, कॉग्निटिव में आते हैं 1 2 3 4 5 6 लेवल, जिसमें आता है सबसे पहला होता है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम कॉग्निटिव डोमेन पर फोकस करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को हम इससे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, इन दोनों ही डोमेन को। तो अफेक्टिव में क्या आता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। इनके सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने पास लिख लीजिएगा। इसमें आते हैं 6 कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में आते हैं 5 और साइकोमोटर में भी आते हैं 5। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, इन सब का मतलब क्या है, इनको भी मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी आपको, जो आप कभी नहीं भूलोगे। और इनको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगी। जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारा, ठीक है, इसको भी याद करने की ट्रिक होती है, अफेक्टिव की भी और साइकोमोटर की भी, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसकी हम बात करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो था हमारा नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, जो कि कब आया था, 1956 में आई थी, ठीक है, और 1956 में ही ये स्ट्रक्चर दिया गया था, बट ये नाउन फॉर्म में था। उसके बाद सन 2001 में इसको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। नॉलेज का क्या कर दिया गया, रिवाइज करने के बाद रिमेंबर, कम्प्रीहेंशन को क्या कर दिया गया, अंडरस्टैंड, यानी कि इसको वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया। जो एप्लीकेशन था उसको कर दिया गया अप्लाई, एनालिसिस को कर दिया गया एनालाइज, सिंथेसिस जो था उसको क्रिएट में चेंज कर दिया गया और उसको सबसे हाईएस्ट लेवल बना दिया गया, और जो इवैल्यूएशन था उसको यहाँ पर सेकंड पोजीशन में ले आए। ओके, तो ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपको मेन क्या समझना है, ये वाला, क्योंकि ये हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इनको कहते हैं हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको क्या करना है, आपको टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हैं। आपको फोकस करना है इन पर, और इन्हीं को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को। और इसको आप याद कैसे रख सकते हो, इसकी याद करने की ट्रिक है, जो इसका सीक्वेंस है, क्योंकि पूछा जाता है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, 1 सेकेंड, KCA2SE, इससे KCA2, ये 8 दो हैं, और S और E, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है। तो अब अगर आप इसको फॉर्मूले को याद रख लेते हो तो आपको वहाँ पर सारे ही चीज़ें पढ़नी नहीं होंगी, बस आप स्टार्टिंग का देख लेना, K है, CA2SE, उसी से आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप अपने पास लिख लीजिएगा। अब आज हम, क्योंकि हम फोकस करने वाले हैं कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, तो उसी की हम बात करेंगे। बाकी के 2 डोमेन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन जो कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से स्टार्ट होता है और उसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर एंड होता है। स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, बेसिक से, और चल जाते किस तरफ हैं, एडवांस की तरफ। तो जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है बेसिक से हो रही है, और उसमें सबसे पहला लेवल जो हमने देखा था KCA2SE में सबसे पहला है K यानी कि नॉलेज। अब नॉलेज का क्या मतलब है, नॉलेज को हिंदी में कहा जाता है ज्ञान। तो जो हमारे टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सबसे पहले बच्चे को ज्ञान देना, उसके ज्ञान में क्या करना, बढ़ोतरी करना। जब बच्चा एडमिशन लेता है किसी भी स्कूल में, तो नर्सरी क्लास में होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, क्या होता है ABCD, ठीक है, कुछ नहीं पता होता उसको। सबसे पहले उसको ABCD सिखाई जाती है, 1 2 3 सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसको नॉलेज दी जा रही है, उसको ज्ञान दिया जा रहा है। दिस स्टेज ऑफ लर्निंग इज़ अबाउट मेमोराइजिंग बेसिक फैक्ट्स, डेट्स, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स। बच्चे को सबसे पहले हम क्या देते हैं, बेटा A फॉर क्या होता है, एप्पल, B फॉर क्या होता है, बॉल, C फॉर क्या होता है, कैट। उसके साथ साथ टेबल हम उसको मेमोराइज कराते हैं, 1 2 3 उसको याद कराते हैं, जिस तरह से हम बचपन में रिसाइट करते थे ना, A फॉर एप्पल, 1 2 3, 2 1 2, इस तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ कि बेसिक चीज़ों की हम नॉलेज दे रहे हैं। इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, आगरा कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है,
या फिर पर्सन, प्लेस हो गया, पर्सन क्या हुआ कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन थे, इस तरह के सवाल। इवेंट्स कि हमारे जो देश है वो आज़ाद कब हुआ, डेट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इस तरह का हम जब ज्ञान देते हैं, इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ नहीं होती, ये मेमोराइजेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एट्सेट्रा, जिसमें हम किस पर फोकस करते हैं, मेमोराइज करने पर, रिकॉल करने पर, रिमेंबर करने पर, रिकॉग्नाइज करने पर, इस चीज़ पर जोर दिया जाता है नॉलेज स्टेज में, जिसमें हम सवाल दे सकते हैं, बच्चे को क्वेश्चन दे सकते हैं मैचिंग के लिए, कोई नेम पूछ सकते हैं उससे किसी भी चीज़ के बारे में, अंडरलाइन करने के लिए कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, देखो नॉलेज में मैंने आपसे बताया कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम ज्ञान देते हैं उससे कि बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, बचपन में हम उसको ABCD सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से हम एग्जाम्पल इसके और क्या हो सकते हैं कि हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा वेयर इज़ ताजमहल सिचुएटेड, उसको नहीं पता ताजमहल कहाँ है, तो हम उसको नॉलेज देंगे कि ताजमहल आगरा में है, उसको अब बस वही याद रहेगा, वो मेमोराइज़ कर लेगा। उसको ये नहीं पता ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, मुमताज़ कौन थी, ठीक है। उसको सिर्फ इतना बताया ताजमहल कहाँ है और वो उसी को बता देगा कि ताजमहल आगरा में है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, रटा हुआ होगा उसका, वो फ़ौरन बता देगा H2O। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था, ठीक है। या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, इस तरह की जो मेमोराइजेशन, कोई डेट से रिलेटेड या प्लेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉलेज के अंदर, जिसमें हम सिर्फ बच्चे को नॉलेज देते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक डेवलपमेंट नहीं होता है, जो छोटी क्लासेस में होता है। सबसे पहले हम नॉलेज देते हैं, उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग। At this point, learners might be asked to explain a concept in their own words or describe anything. अब जब हमने उसको नॉलेज दे दी तो उसके बाद हम उससे कहेंगे कि आप, जैसे कि हमने उसको नॉलेज, जिसके भी बारे में नॉलेज दी, उसके बाद हम उससे कहेंगे कि आप इसको एक्सप्लेन करो या अपनी ज़ुबान में बताओ, अपनी लैंग्वेज में इसको बताओ। आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, आपने H2O के बारे में पढ़ा दिया, नॉलेज दे दी उसको, बाद में आप उससे पूछते हो कि बेटा बताओ H2O के बारे में, आप खुद बताओ, आप हमें बताओ आपने क्या क्या सीखा है H2O के बारे में, तो क्योंकि उसने समझा है तो वो उन सारी चीज़ों को आपको बताएगा। क्लासीफाई करना, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना चीज़ों को, डिस्क्राइब करना, ये सारी चीज़ें, अपने ओन वर्ड्स में किसी चीज़ को समराइज़ करना, ये सब कब करते हैं हम, जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं, हम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। जैसे कि हम पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू कंपेयर कोग्निटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। अगर मैं पूछूं कि आप कोग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म में कंपेयर कैसे करोगे, तो आपको अगर अंडरस्टैंड हैं चीज़ें तभी तो आप बता सकोगे। अगर आपने सिर्फ रटा है तो आप नहीं बता सकते, अगर आपने समझा है तो आप मुझे बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म में दोनों में कंपेयर करके बता सकते हो। या फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाने के बाद मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे खुद अब बताओ कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो आप मुझे बताओगे क्योंकि आपने अंडरस्टैंड किया है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, समराइज़ करना चीज़ों को, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना दो चीज़ों को, जैसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या बाइगोस की थ्योरी पियाजे की थ्योरी से कैसे अलग है, यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्रीहेंशन के अंदर आती हैं, यानी कि जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं हम तभी ये काम कर सकते हैं। क्लासीफाई करना, एक्सप्लेन, कंपेयर, डिस्क्राइब, ये सारी चीज़ें हम कब कर सकते हैं, जब हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब चीज़ों को हमने मेमोराइज़ कर लिया, ज्ञान मिल गया और हमने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लिया, ठीक है। जैसे आपने नॉलेज में क्या समझा था, 1 2 3 याद किया था आपने, कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करोगे, उनको घटा, जोड़ यानी प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे यहाँ पर। 2 1 से कितने होते हैं 2, 2 का दुगना कितना होता है 4, ठीक है। 3 + 3 कितने होते हैं 6, 4 + 5 कितने होते हैं 9, इस तरह से। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2 × 2 कितने होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कॉम्प्रिहेंशन में सीखते हो। नॉलेज में आपने क्या किया था, 1 2 3 सीखा था, और यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। अब उसके बाद एप्लीकेशन में क्या होता है, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी
पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की, उसके बाद आप एक नई सिचुएशन में जब उन चीज़ों को अप्लाई करते हो, खुद से अप्लाई करते हो, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि आपने पहले 1 2 3 पढ़ा, 1 2 3 पढ़ने के बाद आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सीखा कि 2 और 1 को मिलाकर कितने हुए, 4 और 5 को मिलाकर कितने हुए, 4 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ। ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपने सीख ली। अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? आप सब्ज़ी लेने जाते हो मार्केट, ठीक है, तो आप वहाँ पर अप्लाई करोगे, मोल भाव करते हुए अप्लाई करोगे इन चीज़ों को। जो भी आपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको आप यहाँ अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि सवाल आपसे जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं उन्होंने आपसे कहा कि जो टमाटर हैं वो 50 रुपये किलो हैं। अब आपको लेने हैं 3 किलो टमाटर, ठीक है, जो टमाटर हैं वो आपको 3 किलो लेने हैं और 50 रुपये किलो टमाटर हैं। तो आप खुद से अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज कि भाई कितने के हुए 3 टमाटर। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, सीखी हुई चीज़ों को, जो चीज़ें आपने नॉलेज ली, अंडरस्टैंड की, उनको आप अब अप्लाई कर रहे हो, एक नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। उसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन। जो आपने सीखे थे फैक्ट्स, उनको यूज़ कर रहे हो आप। तो यूज़ करना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, इंटरप्रेट करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हो सकता है, डज ईटिंग वेजिटेबल्स हेल्प टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, ठीक है। या फिर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज इज़ ₹30 देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ मैंगोज। इस तरह जब आप चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप अप्लाई कर रहे हो एक नई जगह पर, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आता है एनालिसिस। एनालिसिस को हिंदी में हम कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का क्या मतलब होता है? क्रिटिकली जब आप सोचते हो, जो भी आप जानते हो उस पर आप गौर व फिक्र करते हो, उस पर आप विश्लेषण करते हो, क्रिटिकली थिंकिंग करते हो उस पर, उसको हम कहते हैं एनालिसिस। यानी ये एग्जामाइन करना कि आप जो जानते हो क्या सच में जानते हो, क्या आप सच में वो चीज़ जानते हो। चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, रिलेट करना, कैटेगराइज करना, कोरिलेट करना, ये सारे एनालाइज के पार्ट हैं। एनालाइज में आप चीज़ों को तोड़ कर देखते हो, जैसे सिंथेसिस में आप चीज़ों को जोड़ कर देखते हो, एनालाइज में आप चीज़ों को तोड़ कर देखते हो बारीकी से। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आपने पढ़ाया क्लास में या फिर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं बाद में खुद से अगर एनालाइज करूँगी कि क्या मेरी टीचिंग इफ़ेक्टिव थी। तो एनालाइज मतलब थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकली सोचना, ठीक है। जैसे कि और क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएट में क्या हो सकता है, जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ कि जो वाटर एनिमल्स हैं और लैंड एनिमल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसमें फ़र्क बताइए। या फिर मैं आपसे कह सकती हूँ कि कैटेगराइज कीजिए ऑड और इवन नंबर्स को। मैं आपको कुछ ऑड नंबर और इवन नंबर्स देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि ऑड और इवन नंबर्स को कैटेगराइज कीजिए, ठीक है। या फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए वाटर एनिमल्स और लैंड एनिमल्स के बीच। या फिर आप मुझे रिलेशनशिप बताइए, किसके बीच, रिलेट कीजिए नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में रिलेशन बताइए। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, या मैं पूछ सकती हूँ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो आप एनालाइज करोगे चीज़ों को, विश्लेषण करोगे, क्रिटिकली थिंकिंग होगी आपकी यहाँ पर, उसको हम कहते हैं एनालिसिस, जो कि हमारे नॉलेज, कम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन के बाद आता है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जैसे आपने 1 2 3 पढ़ा, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अंडरस्टैंड कर लिया चीज़ों को, उसके बाद अप्लाई कर दिया आपने सब्ज़ी वाले की शॉप पर जाकर। उसके बाद आप एनालाइज़ करोगे कि क्या मैंने पूरे पैसे दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए, ठीक है, मैंने मोल भाव सही किया। ये सब क्या कर रहे हो आप, क्रिटिकली थिंकिंग कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, उसको कहते हैं हम एनालिसिस। फिफ्थ है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। दिस इज़ दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज, क्योंकि जो बाकी पीछे की थी वो सारी हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स थी। इसके अलावा जो थिंकिंग स्किल, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो होती हैं हमारी या तो सिंथेसिस, क्रिएट, इवैल्यूएट, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। और एट दिस लेवल, क्योंकि ये सिंथेसिस यहाँ पर जो ये टॉप लेवल लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये जो रिवाइज वाली है उसमें ये टॉप पर आता है सिंथेसिस, इसलिए यहाँ पर ये टॉप लिखा हुआ है, क्योंकि रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये सबसे ऊपर आता है। एट दिस लेवल लर्नर्स कंबाइन नोन पैटर्न्स, आइडियाज़ एंड फैक्ट्स टू क्रिएट ओरिजिनल वर्क और फॉर्मुलेट देयर सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। अब सिंथेसिस में क्या होता है, जो भी बच्चे ने सीखा, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, एनालाइज किया, जो कुछ भी किया,
उन सारी चीज़ों की नॉलेज के बेस पर वो कुछ अपना नया क्रिएट करता है, कुछ नया बनाना अपनी तरफ से, अपनी थिंकिंग के बेस पे कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया संश्लेषित करना सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्रिएट भी कहते हैं। जैसे कि कुछ नया डिज़ाइन करना, नया डेवलपमेंट करना, कोई नया इन्वेंशन इन्वेंट करना, राइट करना। जैसे कि स्टोरी राइटिंग, आपसे कहा जाए कि आप एक ऑनेस्ट मैन के ऊपर एक स्टोरी राइट कीजिए, इस तरह की चीज़ें। रीराइट करना, आपको एक स्टोरी दी गई और आपसे कहा गया इसको रीराइट कीजिए अपने शब्दों में, ठीक है। तो सिंथेसिस यानी अपनी तरफ से, अपनी थिंकिंग के बेस पर सारी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सबको अप्लाई करते हुए कुछ नया क्रिएट करना, उसको कहते हैं सिंथेसिस। जैसे रीराइट ए स्टोरी, कंपोज ए सॉन्ग, मतलब आप मुझ पर एक सॉन्ग कंपोज कीजिए, या डिज़ाइन ए पेंटिंग एटसेट्रा, कोई नई पेंटिंग बनाना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई पेंटिंग बनाना, ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन के ऊपर कोई नया क्या लिखना, रिसर्च पेपर लिखना, कुछ अच्छा आर्टिकल लिखना, ये सब सिंथेसिस का पार्ट होता है, जिसमें हम कुछ नया संश्लेषित करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज के बेस पर, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। इवैल्यूएशन क्या होता है? अब इवैल्यूएशन जो कि हमारा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका हाईएस्ट लेवल माना जाता है, जो 1956 वाली है उसमें ये हाईएस्ट लेवल है, और जो 2001 वाली है रिवाइज, उसमें ये सेकंड लास्ट पोजीशन पर आता है। तो इवैल्यूएशन में होता है क्रिटिकली एग्जामाइनिंग रिलेवेंट एंड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू मेक जजमेंट। इसमें आपको इवैल्यूएशन में एक ये शब्द ज़रूर याद रखना है, जज। जब हम चीज़ों को सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हाईएस्ट लेवल होता है, हमने हर चीज़ को समझ लिया, अप्लाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो एक तरीके से हमें हर चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई। और जब हम किसी चीज़ के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, तभी हम उस पर कोई जजमेंट दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या आ सकता है आपका कि हाउ डू यू रेट दिस होटल। आप किसी होटल में गए हो और वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप इस होटल को कितना रेट करोगे, आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, या फिर आपका व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, या फिर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह से ये जो होता है, ये क्रिटिसाइज़ करना, ग्रेड करना, वैल्यू करना, अप्रेस करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, विच काइंड्स ऑफ मीट आर बेस्ट फॉर मेकिंग ए हेल्दी मील एंड वाई। यानी किस तरह का मीट अच्छा होगा एक हेल्दी मील बनाने के लिए और क्यों। तो इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, जज करते हो चीज़ों को। जैसे कि हम इवैल्यूएशन पढ़ते हैं ना अपना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, उसमें इवैल्यूएशन क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, जिसमें कि हम यस और नो में आंसर करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, ठीक है, या तो पास या फेल, या हाँ या ना, यानी जजमेंट देना। तो इवैल्यूएशन वही होता है। विच मूवी वॉज मोर एंटरटेनिंग दैट वी हैव सीन लास्ट संडे, यानी कि जो हमने लास्ट संडे मूवीज़ देखी थी उसमें कौन सी मूवी एंटरटेनिंग थी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं चीज़ों को, इवैल्यूएट कर रहे हैं। सबसे लास्ट की स्टेज है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है ये, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इसी को कहते हैं। जो सबसे नीचे आता है नॉलेज और कंप्रीहेंशन, उसको हम कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और जो क्रिएशन, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे ही चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था हमारा जो फर्स्ट लेवल था वो था रिमेंबर, या फिर जिसको हम कहते हैं नॉलेज, ठीक है। यहाँ रिवाइज और जो पुरानी वाली है दोनों लिखी हुई हैं। जो रिमेंबर था वही हमारा नॉलेज था। तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, ये तो 1956 वाली है। और रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, ये है हमारी 2001 वाली। अब नॉलेज में हम क्या करते हैं, नॉलेज में क्या होता है, कैन द स्टूडेंट रिकॉल और रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिकॉल किया जाता है या रिमेंबर किया जाता है। आप उससे पूछोगे कि बेटा नाउन की डेफिनेशन बताइए, वो फ़ौरन से रिकॉल करके बता देगा। लेकिन अगर आप उससे ये पूछते हो कि नाउन इज़ द पर्सन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अब आप उससे ये पूछते हो भाई प्लेस का क्या मतलब होता है, पर्सन का क्या मतलब होता है, वो नहीं बता पाएगा। अंडरस्टैंडिंग में वो इस चीज़ का जवाब दे देगा। कैन द स्टूडेंट एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, जो उसने रिकॉल किया था, जो रिमेंबर किया था नाउन की डेफिनेशन को, अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में उससे पूछते हो कि बताइए, तो वो पर्सन का मतलब भी बता सकता है, प्लेस का मतलब भी बता सकता है, सारी चीज़ों का मतलब बता सकता है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई, अप्लाई यानी एप्लीकेशन।
कैन दी स्टूडेंट यूज़ द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे। अब जो कुछ भी उसने नॉलेज ली और जो अंडरस्टैंड किया, क्या वो नई सिचुएशन में नए तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। वो अपने सामने कोई चीज़ देखेगा तो उसको क्या कहेगा, दिस इज़ ए नाउन। उसके सामने कोई बच्चा खड़ा है तो वो उसको क्या कह देगा कि ही इज़ ए पर्सन और दिस इज़ ऑल्सो ए नाउन। इस तरह से जब वो नई सिचुएशन में अपनी सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कैन दी स्टूडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। एनालाइज में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों में फ़र्क बताते हैं, दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एनालाइज, यानी कि चीज़ों को तोड़ कर देखना, विश्लेषण करना उनका। इवैल्यूएट का क्या मतलब होता है, कैन दी स्टूडेंट जस्टिफाई ए स्टैंड और डिसीजन। क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, जजमेंट पास कर सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है चीज़ों को। और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो सारी उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, हर एक चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी वो चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकता है, ठीक है। क्रिएट क्या होता है, क्रिएट जो कि सबसे नई वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माना गया है, उसमें क्या होता है, कैन दी स्टूडेंट क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू। क्या तुम कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्या किसी टॉपिक को अगर देते हैं बच्चे को तो उससे कहा जाता है कि इस पर अपनी तरफ से आप कुछ लिखिए, तो वो अपनी तरफ से कुछ लिखेगा। उससे ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है तो वो खुद क्रिएट करेगा अपने शब्दों में। तो कुछ नया बनाना, कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ डेवलपमेंट करना, कुछ नया डेवलप करना, डिज़ाइन करना, रीराइट करना, राइट करना, हाइपोथेसिस देना, ये सारी चीज़ें क्रिएट और सिंथेसिस का पार्ट होती हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। अब हम इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज। सबसे जो लोएस्ट लेवल है कोग्निटिव डोमेन का वो क्या होगा। मैंने आपको क्या याद कराया था, KCA2SE, और के हमारा क्या है, सबसे स्टार्टिंग का यानी कि लोएस्ट लेवल, और के मतलब नॉलेज। इसीलिए इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉलेज। ओके। अगला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नॉलेज comprehension and application levels in Bloom's taxonomy belongs to the higher level of cognitive learning। क्या ऐसा है, मैंने आपको बताया था कि जो नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन है वो स्टार्टिंग के हैं, इसलिए वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हायर लेवल कॉग्निटिव लर्निंग, तो ये तो हो जाएगा गलत क्योंकि ये तो लोअर ऑर्डर है। अगला है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव आउटकम्स। तो अफेक्टिव लेवल में हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों की ट्रिक भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी किस तरह याद रखना है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन होता है ये हमारा हायर लेवल ही होता है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा सही। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अगला है, विच कॉग्निटिव स्किल इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। जजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था कि जजमेंट जहाँ भी आ जाए वहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन। ऑप्शन कौन कौन से हैं, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपको ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है ना जजमेंट, इसी से पता लगा लेना है, जजमेंट यानी कि इवैल्यूएशन। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, इवैल्यूएशन। ओके। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको टाइम पर मिल सके। लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।